तो भाई साहब, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और उसके ओपिनियन पोल्स भी आ चुके हैं और ओपिनियन पोल ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। वैसे लोगों को आशा तो था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन ओपिनियन पोल ने इस बात में थोड़ा और वेट बढ़ा दिया है। और आज इसी महाराष्ट्र और झारखंड के ओपिनियन पोल के ऊपर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओपिनियन पोल के नतीजों को किन किन फैक्टर्स ने अफेक्ट किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं झारखंड से, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे महाराष्ट्र के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि टक्कर किन के बीच में है। तो झारखंड में टोटल दो अलायंस के बीच में टक्कर है। एक है बीजेपी की एनडीए और दूसरी है जेएमएम की इंडी अलायंस। जेएमएम फिलहाल अभी रूलिंग गवर्नमेंट है झारखंड के अंदर और बीजेपी ऑपोजिशन में है। अब इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी के एनडीए को 45 से 50 सीट आने वाले हैं, लेकिन वहीं पे जेएमएम के इंडिया अलायंस को 18 से 25 सीट आने वाले हैं। अब ये जो ओपिनियन पोल है ये पिछले इलेक्शन के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट है। पिछले इलेक्शन में जहां जेएमएम और उनके अलायंस को 47 सीट आए थे, वहीं पे एनडीए को सिर्फ 25 सीट आए थे। तो बीजेपी के जो अलायंस है उनके वोट शेयर ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं और लोगों के बीच में सीएम फेस को लेकर भी 44% लोग बाबूलाल मरांडी को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे सिर्फ 30% हेमंत सोरेन को सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो नंबर्स आए हैं इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस ओपिनियन पोल से कुछ रीजंस में बीजेपी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, जैसे कि सेंथल परागना, नॉर्थ छोटा नागपुर, कोल्हन, साउथ छोटा नागपुर, पलामू। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इनमें कई ऐसे रीजन है जिनमें बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हो रहे हैं और जो हमारे लोकल ट्राइबल भाई बंधु है उनको इस चीज के कारण तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जब ये इन्फिल्ट्रेशन होता है तो ये लोग आकर हमारे ट्राइबल भाई बंधुओं का हक मारते हैं। उनके हिस्से में जो चीजें आनी चाहिए वो ये लोग ले लेते हैं और कहीं ना कहीं इनको लाकर यहाँ पर बसाया ही इसीलिए जाता है ताकि ये लोग उस पार्टिकुलर पार्टी को वोट दे सके। डेटा के हिसाब से देखें तो जो संथाल परागना रीजन है वहां पे पिछले कुछ दशकों में सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं। 1951 में यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन करीबन 46.8% था और मुस्लिम्स का पॉपुलेशन 9.44% था। इसके बाद समय धीरे धीरे बीतता गया और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते घटते 2021 तक सिर्फ 28% रह गई। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 2011 में ही ये 28% पहुंच चुका था तो 2024 में ये कहां पहुंच चुका होगा। हमने पहले कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें झारखंड में हो रहे इस इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर हमने बात किया है। आप चाहो तो हमारे इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी किया था कि झारखंड में जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो साहिबगंज और पाकुड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट से होकर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स वेस्ट बंगाल के नजदीक पड़ते हैं और यहाँ से घुसपैठ करना ज्यादा आसान होता है। और वेस्ट बंगाल में घुसपैठ तो बांग्लादेश से खुलेआम होता है। वहाँ के जो यूट्यूबर्स है वो बाकायदा वीडियोस बनाकर बताते हैं कि इंडिया में आप कैसे आसानी से घुस सकते हो, पर अफसोस वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो भी इन्हें पनाह देती है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था संथाल परागना रीजन से बहुत ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद बीजेपी ने आरोप भी लगाए थे कि झारखंड की जो जेएमएम की गवर्नमेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पनाह दे रही है और इसके बाद झारखंड की हाईकोर्ट ने भी एक ऑर्डर दिया था कि एक कमेटी का फॉर्मेशन करके इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया है कि ट्राइबल भाइयों की जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। इसके बाद ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था इसके कारण 17 जगहों पे ईडी ने रेड भी कंडक्ट किए थे, क्योंकि वहां से खबरें आ रही थी कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग भी करवाई जा रही है। झारखंड में कई बार आपने दंगों के न्यूज भी सुने होंगे जिसमें हिंदुओं की जो शोभा यात्रा होता है उनके ऊपर अटैक किया जाता है। कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है, लेकिन जो झारखंड की गवर्नमेंट है वो चुपचाप सिर्फ तमाशा देखती रहती है। झारखंड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लो डेवलपमेंट है और करप्शन के जो केसेस है ये भी किसी से छिपे हुए नहीं है। पेपर लीक हो, ढंग से एग्जाम्स कंडक्ट ना करवाना हो, ये सब तो बहुत ज्यादा आम बात है। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी लगे थे और उसी चक्कर में वो अरेस्ट होकर सलाखों के पीछे भी अच्छा खासा समय बिता कर आए। और हाल ही में राजधर्मा की एक रिपोर्टर अर्चना तिवारी ने जब झारखंड के लोगों से बात की तो पता चला कि वहाँ की कंडीशन कितनी खराब है। वहाँ डेवलपमेंट तो छोड़ो, बिजली सालों तक नहीं आती है। और ये बिजली फ्री मिलती है क्या? बिजली फ्री मिले कब से? ये भी तो हाल ही मिलते हैं। कब? दो महीना हो गया, मतलब फ्री होके। 2 महीना से इस खाली फ्री है और उससे पहले कितना देते थे बिजली फ्री? नहीं, पहले से फ्री है ना, नहीं फ्री। हम तो 2 महीने के बाद 2 महीना अभी खुला है उसी टाइम। अच्छा, लाइन तो जो बिल आया था ना, बिल में उसमें पर्ची में होता था कि किसी का 14,000, 15,000, 20,000 तक सबका बिजली को जो लाइन को काट दिया गया था। ये काट दिया था कम? हाँ, काट दिया। कितने दिन तक बिजली नहीं रही थी गाँव में? हाँ, मैंने 5 साल। 5 साल हाँ, 5 साल तक नहीं मिले हम लोग को।
5 साल तक बिजली नहीं मिला। नहीं मिला, काट दिया ना मतलब। और ये जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके कारण बीजेपी को ओपिनियन पोल में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। वैसे अगर आप लोग झारखंड से हैं तो वहाँ के कंडीशंस के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में मेनली 3 लोगों के बीच में टक्कर है। पहला बीजेपी की महायुक्ति अलायंस, दूसरा एनसीपी की महाविकास आघाड़ी अलायंस जिसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी है, और तीसरा राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी जो कि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अब ओपिनियन पोल के हिसाब से महायुक्ति जो कि बीजेपी की अलायंस है उसे 47% सीट मिल रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको 41% मिलने की उम्मीद है। अभी कुछ महीने पहले ही जब जनरल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें एमवीए को 48 में से 31 सीट मिले थे, लेकिन उसके बाद से बीजेपी की जो महायुक्ति अलायंस है उसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया है, जिसका कि एक झलक हमें हरियाणा के इलेक्शंस में देखने के लिए मिला था। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटो वाले लाइन ने हरियाणा के इलेक्शंस में बहुत इंपैक्ट किया था और महाराष्ट्र में भी कुछ वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स को खूब हवा दी जा रही है ताकि हिंदूज के वोट कास्ट पॉलिटिक्स में डिवाइड हो जाए और विनिंग फैक्टर मुस्लिम्स के वोट हो, क्योंकि वो एक जगह पे वोट करते हैं। एमएनएस के राज ठाकरे ने शरद पवार के ऊपर आरोप भी लगाए थे कि वो महाराष्ट्र में कास्ट पॉलिटिक्स फैला रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो हवा भी कुछ वैसे ही बनाई जा रही है। लेकिन हिंदुओं को एकजुट होकर वोट देने के पीछे बहुत सारे रीजन है जो मुझे लगता है कि इस ओपिनियन पोल को इम्पैक्ट कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस इनमें से इकलौते ऐसे सीएम फेस है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। बाकी के जितने भी सीएम फेसेस है वो अपने कार्यकाल को पूरा कर ही नहीं पाए हैं। कई लोगों ने तो इलेक्शंस ही नहीं लड़ा है। उद्धव ठाकरे पिछली बार भी बिना इलेक्शन लड़े ही सीएम बन गए थे और इस बार भी उद्धव ठाकरे इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। और इससे एक बात तो समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हार सकते हैं। जब उद्धव ठाकरे सीएम थे तब पालघर में साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, और कई चीजें ऐसी सामने आई कि पूरे मामले में एनसीपी के जो लोकल लीडर्स थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ मिले हुए थे। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने इस केस को भी सीबीआई को नहीं सौंपा था, वो तो जब बीजेपी पावर में आई थी तब बीजेपी ने इसको सीबीआई को हैंडओवर किया था। महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के लीडर रिनोवेट हुए एक गार्डन को टीपू सुल्तान के नाम पे कर देते हैं, फिर बाद में जब बीजेपी आती है तब इस गार्डन को वापस से रीनेम किया जाता है। एमवीए अलायंस सीए और एनआरसी का विरोध भी करते आ रहे हैं ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बना रहे। इसके साथ साथ 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट कन्विक्ट था वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए कैंपेन करता देखा गया था। और अभी हाल ही में उलमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करने की बात कही है और उसके बदले में महाविकास आघाड़ी वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए देंगे, साथ में मुस्लिम्स को 10% रिजर्वेशन भी देंगे, साथ में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का विरोध भी करेंगे। ये लोग आरएसएस को बैन करने के लिए भी अग्री हुए हैं और कई और ऐसी चीजें हैं जो कि उलमा बोर्ड ने डिमांड किया है, जिसपे एनसीपी के शरद पवार अग्री भी हुए हैं। जिस राम मंदिर के लिए लेट बाला साहब ठाकरे गर्व से कहते थे कि हमारे शिव सैनिक कर सेवा में सबसे आगे थे, उसी राम मंदिर पे आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे अलग अलग तरीके की टिप्पणी करते हैं। राम मंदिर के चंदा इकट्ठा करने के ऊपर वो मजाक बनाते हैं। लोग बाला साहब ठाकरे का आदर और उनको पसंद इसीलिए करते थे क्योंकि वो राजनीति नहीं करते थे, क्योंकि उनका विजन क्लियर था और वो था हिंदुत्व। और उन्होंने कहा भी था कि मैं कभी शिवसेना को कांग्रेस से मिलने नहीं दूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे आज अलग ही एक ट्रैक पे जा चुके हैं जो कि ठीक एकदम उनके पिताजी के विपरीत है। तो ये सभी पॉइंट्स ओपिनियन पोल को इम्पैक्ट कर रही है और हमें चौंकाने वाले नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे देखिए, एकजुट रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, वरना लाइव एग्जांपल्स आपके सामने है कि जहां पे भी हिंदूज बटे हैं वहां पे वो कटे हैं। वैसे आप लोग इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप महाराष्ट्र या फिर झारखंड से हैं तो आप किसे वोट देने वाले हैं ये जरूर बताइएगा। नमस्कार।